लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम बैठे हैं जापान के ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और अभी हम आपको बहुत सारा ज्ञान देने वाले हैं हमारी जो ट्रिप थी जापान की, जो कि थी 8 नाइट्स एंड 9 डेज की। ऑल राइट, आज हमारा 9th डे है, यानी कि लास्ट डे, और आज हम निकल के जा रहे हैं जापान से ताइवान की तरफ। यानी आपके लिए अगली सीरीज ताइवान की आने वाली है, तो मजा आने वाला है। ओके, लेट्स कम बैक टू जापान। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाई जापान। तो हमारा जो मोटिव था जापान जाने का, जापान ना एशिया की सबसे ज़्यादा एडवांस, सबसे ज़्यादा क्लीन, सबसे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज कंट्री है। तो हम हमेशा जापान, हाँ, तो हम अपने एक्सपीरियंस के बाद बता रहे हैं। पहले स्टडी थी, अब वो वैलिडेट हो गई है। हम हमेशा से जापान आना चाहते थे, लेकिन ना ये बहुत एक्सपेंसिव जगह है। तो फिर गगन और मैंने डिस्कस किया, तो गगन ने फिर सोचा कि चलो अब हम थोड़ा इसको ढंग से प्लान करते हैं। तो मेरा जो रीज़न जापान आने का था वो ये था कि एडवांसमेंट देखनी है, टेक्नोलॉजी देखनी है, बुलेट ट्रेन देखनी है, हमेशा सुना है उसके बारे में। हिरोशिमा जाना है क्योंकि वहाँ फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक हुआ था, वो देखना। तो हिस्ट्री से भी रिलेटेड था, टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड था, और एक्सपीरियंस से भी रिलेटेड था। तुम्हारा क्या रीज़न था जापान आने का? अरुण का रीजन ये तो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये था क्योंकि मुझे जापान आना था। हाँ, वैसे बात तो सही है। मेरे को जापान इसलिए आना था क्योंकि वेस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड जो है हमारे इंडिया से वेस्ट में, वो बहुत हो चुका था हमारा। तो सोचा कि इस बार ना थोड़ा, जैसे हमने जो हमारा मार्च अप्रैल वाला जो महीना था उसमें हमने साउथ ईस्ट एशिया कवर किया, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, और थाईलैंड का 2 आइलैंड कवर करे थे। मैं लिंक यहाँ पर आ रहा होगा, बहुत मजेदार 4 कंट्री की सीरीज बनाई थी। तो यही थॉट था कि अब साउथ ईस्ट कवर हो गया तो थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो जापान कवर करते हैं, क्योंकि वो उसके बारे में हम इतना सुन रहे थे, एडवांसमेंट है, लोग अच्छे हैं। तो थॉट ये था कि पैसा खर्च करनी है तो थोड़ा ईस्ट साइड जाते हैं। वेस्ट साइड में वैसे भी हम बहुत न्यूज़ सुन रहे थे कि शेनेगन कैंसिल हो रहा है, वॉर चल रही है, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रक्टिव चल रही है। और वेस्ट साइड जाने का मन नहीं था, तो इसीलिए, और ईस्ट में हमें वेस्ट वाले मजे लेने थे, तो इसलिए जापान से अच्छे वाले, जापान से बढ़िया कोई कंट्री हो नहीं सकती थी। इसीलिए हमने सोचा कि चलो जापान को अपनी आइटनरी में इंक्लूड किया जाए। और इस बार भी हमने 4 कंट्री का अपना ट्रैवल बना है, जिसमें हांगकांग हमारा हो चुका है। बहुत बढ़िया डिटेल वीडियो बनाई है, आपको यहाँ पर हांगकांग की वीडियो दिख रही होगी। 1 बाय 1 सीरीज में भी जाना, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक अरुण हाँ बिल्कुल, यहाँ आएगा, मेरे सर के ऊपर इधर आएगा। तो दूसरी कंट्री हमारी अभी जापान, और तीसरी जैसा अरुण ने बोला वो होगी हमारी ताइवान, और चौथी होगी हमारी फिलीपींस। तो ये भी मजेदार आपकी सीरीज होने वाली है। यहाँ भी तो हमने थोड़ा सोच लिया कि 4 के सेट में कंट्री कवर की जाए। चलो, ये तो वाई जापान हो गया। और ऑफ कोर्स हमारी ट्रिप खत्म हो गई है। हम आपको बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं। तो जापान जितना आप सुनते हो उससे बेटर डिलीवर करता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो हमारा एक्सपीरियंस अल्टीमेट रहा जापान में, फुल मजेदार। अब हम इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? वीजा के बारे में। तो अरुण बताओ। वीजा के लिए जापान का आपको स्टिकर वीजा लगता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बतानी है कि हम दोनों को जापान का 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा मिला है। तो हमने इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आपको इससे पहले थोड़ा डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता देता हूँ कि हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट मोटा मोटा चाहिए। बाकी डिटेल के लिए, जैसे गगन ने बोला है, यहाँ अब लिंक आ रहा होगा, अब इस लिंक पे जाके उस वीडियो को देख लेना, डिटेल में बनाया है। पर मोटा मोटा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं: पासपोर्ट, डमी टिकट्स, हाँ, फ्लाइट टिकट्स। गगन ने डमी टिकट इसलिए बोला कि हम नहीं चाहते थे कि हम ओरिजिनल टिकट बुक करा लें, फिर ना लगे वीजा तो कैंसिल हो जाए। और जापान एम्बेसी बोलता है कि आप हमें रिजर्वेशन या होल्ड टिकट्स भी दिखा सकते हो। अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप किसी और सिटी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, तो एक बार प्लीज VFS ग्लोबल के कस्टमर केयर पे चेक कर लेना, क्योंकि हमने जो वीजा अप्लाई करा था वो VFS ग्लोबल के थ्रू करा था। करेक्ट। और दूसरी बात ये कि वीजा जब आप अप्लाई करते हो तो उसकी रेगुलेशन ना चेंज होती है समय के साथ साथ। तो मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन यही रहेगा जो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप अगर कुछ महीने बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार डबल चेक कर लेना कि जो रेगुलेशन है वो भी वही है या नहीं है। बात आती है डमी टिकट की। अगर आपको फ्लाइट की डमी टिकट बुक करानी है और आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। हम आपको एक एजेंट का नंबर दे देंगे, वो आपकी डमी टिकट बुक करने में हेल्प कर देगा। एंड दे विल चार्ज अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज फॉर 2-वे डमी टिकट। हो सकता है 150 रुपए ऊपर नीचे हो, पर मोटा मोटा 1000 रुपए के आसपास आपकी डमी टिकट आ जाएगी। इससे आपका मोटा एक्सपेंस होने से बच जाता है। दूसरा, वीजा के लिए हमें चाहिए था होटल रिजर्वेशन। तो गगन, तुम हमेशा उससे करती हो ना, Booking.com से आप बुक करा सकते हैं, और उसमें ऑप्शन ले सकते हैं पे एट होटल, जिसमें आपको अर्ली कुछ भी पैसा नहीं डालना है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। और आप बुक पे एट होटल करके आप वो जो स्लिप होगी आपकी रिजर्वेशन की, वो आप जमा करा सकते हो। तो हो गया अभी डमी टिकट, होगी हमारी पासपोर्ट,
और एक हो गया हमारा होटल रिजर्वेशन। हाँ, आपको चाहिए फोटोग्राफ्स, आपको चाहिए आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। आप अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, तो आप जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा चांसेस हैं आपका वीजा अप्रूव होने के। हमने अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स भी लगाए थे टू शो देम कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा और अपनी ट्रिप को फंड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव कंट्री है तो वो थोड़ा मॉनेटरी टर्म्स में कॉन्शियस रहते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए होता है आपका ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, 1 साल का लास्ट हमने ही लगाया था। उसके अलावा आपको चाहिए होता है ऑफिस से NOC, ऑफिस से NOC, आपको लीव लेटर या NOC इसमें से कोई चाहिए होता है। और आपको चाहिए होता है बहुत स्ट्रॉन्ग कवर लेटर। तो अगर आपको कवर लेटर का फॉर्मेट चाहिए तो हम लोगों ने रिसेंटली सर्विसेज देना ही प्रोवाइड किया है, नीचे लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस लिंक पे फिल कर देना। तो बेस्ड ऑन जो भी आप सर्विस ऑप्ट करते हो हम आपको उसकी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी उसका नॉमिनल चार्जेस होते हैं उसके बेसिस पे। जापान का वीजा फॉर्म आपको फुलफिल करना होता है। तो ये मोटी मोटी रिक्वायरमेंट है जापान का वीजा अप्लाई करने के लिए। और स्टिकर वीजा लगता है आपको, और उसको बहुत डिटेल में हमने वीडियो में कवर किया, जो लिंक आपको पहले बोला था, तो वो जाके जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल देंगे ताकि आप वो डिटेल्ड वीजा व्लॉग देख सकें। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है फ्लाइट, जो गगन का डिपार्टमेंट है। तो फ्लाइट बता देते थे, हम हमेशा स्काई स्कैनर या गूगल फ्लाइट या वीगो, ये 3 हमेशा प्लेटफॉर्म रेफर करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि एग्रीगेटर है। तो अभी मेरी डायरेक्टली दिल्ली टू जापान की फ़्लाइट नहीं थी, टोक्यो या ओसाका की फ़्लाइट नहीं थी, क्योंकि मेरा बीच में हॉल्ट था हांगकांग। तो मेरे को दिल्ली टू हांगकांग की फ़्लाइट पर पर्सन का मैं रेट बता रही हूँ, और INR में सारा रेट अभी हम बताएंगे आपको। पर पर्सन का दिल्ली टू हांगकांग का मुझे पड़ा था 16,000। फिर हांगकांग से मेरे को टोक्यो का रेट जो पड़ा है वो पड़ा है मुझे 13,000। तो 16 + 13 मोटा मोटा आप लगा लो तो 30,000 हो गया मेरा एक बंदे की, मैं बता रही हूँ, जिसमें मेरा बीच में हॉल्ट आ गया हांगकांग। ठीक है, दिल्ली टू टोक्यो की डायरेक्ट फ्लाइट भी अवेलेबल है, कैथे पैसिफिक है शायद वो प्रोवाइड करती है, बट वो काफ़ी कॉस्टली है। तो इसलिए यही थॉट आया था कि बीच में कहीं हम हॉल्ट ले लें, और उससे क्या हो गया था, मेरी कंट्री तो ये हो गया जी मेरा फ्लाइट का खर्चा। सिर्फ आने का बता रही हूँ मैं। वापसी का सिंस हमारी अभी हम ताइवान जा रहे हैं, ताइवान में भी हम ताइपे जा रहे हैं। तो मेरा फ्रॉम और रिटर्न मेरी ओसाका से है, टोक्यो से नहीं है, क्योंकि ओसाका ज्योग्राफिकली और नज़दीक है ताइपे के। तो ओसाका से ताइपे जो है वो मेरा पड़ा है मोटा मोटा 15,000 रुपये इंडियन रुपीज़ बता रही हूँ मैं। तो जाना हो गया मेरा 30, और मेरा एग्जिट हो गई फ्रॉम टोक्यो, मतलब फ्रॉम जापान टू ताइपे इज अप्रॉक्सीमेटली 15-16। ठीक है, तो 45,000 रुपये में मेरा जापान का राउंड ट्रिप मोटा मोटा लगा लो आप, जिसमें ताइपी और हांगकांग इंक्लूडेड हो गया मेरा। हाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिम की। सिम जो है जापान का, आप ऑलरेडी घर पे बैठे बैठे इंडिया से ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ई सिम ले लीजिए या तो आप फिजिकल सिम ले लीजिए। तो सिंस पहला मेरा था टोक्यो, मेरा एक बेस था, तो टोक्यो पे मैंने फिजिकल सिम मुझे मिल रही थी, बट उसमें ऑप्शन ये आ रहा था कि मैं एयरपोर्ट से नहीं ले सकती। फिजिकल सिम जो है वो मेरे होटल का, मेरे को एड्रेस देना था, होटल में डिलीवर होती मेरी फिजिकल सिम। तो होटल तक जाने तक का जो मतलब जो होता है ना, आपको स्टडी करनी पड़ती है, उसमें मेरे को फिर इंटरनेट चाहिए था, वो मेरे को प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए हमने ऑप्ट कर लिया ई सिम से आपने क्या किया, आपको इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन आ गई, आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो की और अपने फोन में सिम इंस्टॉल कर ली, और वो इंस्टेंटेनियसली एक्टिव हो जाती है। तो आपको वेट टाइम भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। और जो ई सिम थी गगन ने, वो क्लूक से ली थी। मैंने क्लूक से ली थी, और मेरे को मोटा मोटा प्राइस पड़ा था, वो 1650 रुपये पड़ा था शायद। उसमें 10 GB का डेटा था फॉर 10 डेज। मोटा मोटा उन्होंने 10 GB का डेटा दिया। अब एक दिन में खत्म कर लो, 10 दिन में खत्म कर लो। आज हमारा 9th डे और अभी तक हम इंटरनेट चालू है, हमारा इंटरनेट खत्म नहीं हुआ है। जापान में एक और पॉजिटिव बात क्या है कि आपको जगह जगह ना फ्री वाईफाई मिल जाता है। आप मेट्रो में हो, आप शिनकानसेन में हो, आप एयरपोर्ट पे हो, तो बहुत सारी जगह, आप पब्लिक एरियाज में हो तो बहुत सारे पब्लिक फ्री वाईफाई अवेलेबल है। तो आपको बहुत ज्यादा डेटा लगता नहीं है अगर आप उन वाईफाई पर रिलाय करते हो तो। अब चलते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं, मोटी मोटी आइटनरी बता देती हूँ मैं आपको, जो हमारी 8 दिन या 9 डेज की जो हमारी आइटनरी है। हमारी आइटनरी थी इंडिया टू, मतलब मैं इंडिया से स्टार्ट करती हूँ, हांगकांग से नहीं करती। इंडिया टू टोक्यो, टोक्यो में हमने 4 दिन स्पेंड करे। उस 4 दिन में एक दिन मेरा माउंट फूजी था और एक दिन मेरा डिज्नीलैंड था। करेक्ट। और 4 दिन के बाद हम लोग आ गए फिर क्योटो। क्योटो में हमने स्पेंड किया लगभग 1.5 दिन। क्योटो के बाद हम लोग आ गए ओसाका। ओसाका में हमने स्पेंड कर लिए 2 से ढाई दिन। तो ऐसे मिला के हमारे मोटे मोटे 8 से 9 दिन हो गए हैं। हाँ, इसको डिटेल में भी बताएंगे थोड़ी देर में आइटनरी को। मोटा मोटा इसलिए बताया था कि आपको ट्रांसपोर्टेशन समझा सके। अब हमारा जो अगला सेगमेंट आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो आप जापान में कैसे ट्रैवल करते हैं, सबसे पहले मैं बेसिक चीज से शुरू करता हूँ। JR पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आराम से समझाएंगे।
सबसे बेसिक चीज आती है, जैसे आप जापान में लैंड करते हो एक ना इनका आईसी कार्ड होता है, जो पासमो कार्ड भी बोलते हैं, वो उसका कोई सिक्योरिटी नहीं होता, कोई यूजर चार्ज नहीं होता, उसमें आप जितना पैसा डलवाओगे उतना पैसा आपका मान लो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1500 जापानीज येन में स्टार्टिंग होती है उसकी। तो हमने लैंड करते ही वो आईसी कार्ड खरीद लिया था, जो आपका बसेस में चलता है, मेट्रो में चलता है, हर लाइन पे चलता है, हर शॉपिंग स्टोर पे चलता है। तो आप इट्स अ कार्ड जो डिजिटली पूरे जापान में एक्सेप्टेड है। तो आईसी कार्ड आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया हमारा जुगाड़ हो गया था। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो जापान में कई तरीके के ट्रांसपोर्टेशन है, इनकी लोकल लाइंस हैं, इनकी फास्ट बुलेट ट्रेन शिनकानसेन लाइंस हैं, इनकी ट्रैम लाइंस हैं, मेट्रो, बसेस हैं, सबवे। मेट्रो है, सबवे, बहुत सारे। और यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हमने क्या किया था कि गगन ने घर बैठे बैठे ही क्लूक से एक 3-day जापान पास ले लिया था। उसके बारे में डिटेल में बताओ। तो टोक्यो में क्योंकि हमें इंटरनल घूमना था मल्टीपल जगह, तो आपको 1 डे 2 डे और 3 डे का पास मिलता है, जिसमें आपका सबवे और एक और लाइन होती है, ट्रेल करके लाइन होती है, वो कवर्ड होती है। क्लूक से आपको वो मिल जाएगा। 3 डे सबवे पास मैंने लिया था क्योंकि हम 4 दिन थे यहाँ पर। वो मुझे पड़ा था एक बंदे का मोटा मोटा 750 इंडियन रुपीज का पड़ा था मुझे। और उसमें क्या होता है कि आपको एक QR कोड मिल जाएगा। आप जैसे ही अपने कहीं पर भी एयरपोर्ट पर लैंड करोगे या फिर मेट्रो स्टेशन में लैंड करोगे, वहाँ पर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर बथेरे हैं पूरे जापान में, बहुत ज़्यादा है, जो इंग्लिश जिनको बोलनी आती है, और वो आपको सपोर्ट करेंगे, बताएंगे कि आपको वो इशू कैसे करना है। तो बहुत ईजी है उसको इशू करना, आप वहाँ से समझ लेना, QR कोड से आपको इशू हो जाएगा। एक पेपर से ऐसा कार्ड मिल जाएगा उनकी वेंडिंग मशीन में आपको लगाना है, और फिर जैसे ही आप एग्जिट करोगे वो बाहर निकल के आ जाता है। तो ये 3 दिन का पास था। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पास ज़रूर खरीदना, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे है पैसा बचाने का, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम टिकट चार्ज है, चाहे आप एक ही स्टेशन पर जाओ, वो थी 220 येन, 220 या 210 येन के करीब। टोक्यो में वेरी कर रहा था, मतलब वो 170-80 भी था, 200 भी था। पर आप मतलब रिकमेंडेशन एकदम परफेक्ट है कि अगर आपको टोक्यो में 3-4 दिन घूमने हैं तो आप वो 3 डे पास, 1 डे पास, जितने भी दिन आप टोक्यो में हैं वो जरूर ले लेना, उससे काफी पैसा बचता है। तो ये तो हो गया टोक्यो का इंटरनल, जो लोकल लाइंस पे आपको ट्रैवल करना था। दूसरा आपको ट्रैवल करना होता है अक्रॉस सिटीज। बिफोर आई गो टू अक्रॉस सिटीज, एक चीज और वापस बोलना चाहेंगे कि जितना लोगों से पूछ सकते हो पूछना, जगह जगह टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है। अब हम बात करते हैं जब आप बसेस में चलते हो, तो बसेस में वो वाला कार्ड नहीं चलता, वो सिर्फ ट्रैम्स और उसमें चलता है। बसेस में आपका आईसी कार्ड चल जाएगा। अब बात करते हैं अक्रॉस सिटी जाने की। अक्सर लोग बोलते हैं कि JR पास ले लो, JR पास ले लो। तो गगन ने रिसर्च की थी और उसमें कुछ कैलकुलेशन करके बैठा, तो गगन को ये लगा कि मैं JR पास चाहे लूं चाहे ना लूं, मेरा खर्चा लगभग उतना ही आना है। थोड़ा डिटेल में समझाओ एक बार, JR पास के बाद तुम्हारा क्या थॉट था एंड व्हाई वी डिड नॉट ऑप्ट फॉर JR रेल पास। तो JR पास जो है, अगर आप 7 डे का JR पास लेते हो तो वो आपको मिलेगा, एक बंदे का आपको मिलेगा 50,000 येन का। अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो मोटा मोटा बैठता है वो 28-29,000 इंडियन रुपीज एक बंदे की बात कर रही हूँ मैं। और मैं 7 डेज की बात कर रही हूँ। उसमें क्या है कि आपकी इंटरनल सिटीज जो होंगी, जैसे इंटर सिटी बोलते हैं ना उसको, हाँ। टोक्यो, ओसाका, नारा, क्योटो, ये जितनी ये भी सारा आपकी सिटीज है, जो मेन सिटीज है, अगर आप भी रिसर्च करो तो यहाँ तो आप जाओगे ही जाओगे, अगर आप जापान फर्स्ट टाइम के लिए आ रहे हो तो यहाँ पर जब आप जाते हो, और तो आपका ये पास कवर करेगा, जिसमें आपकी शिनकानसेन लाइन की मैक्सिमम बुलेट ट्रेन कवर होती है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि 50,000, 1 लाख रुपए, मतलब हम 2 बंदों के लग जाएंगे, 1 लाख येन लग जाएंगे बेसिकली हमारा। और ऊपर से क्या है कि जापान रेल पास आपको यहाँ पर आके जापान लैंड करके आपको नहीं मिलता। जापान रेल पास आपको जो भी आपकी बेस कंट्री, आपको वहीं से ही अप्लाई करना होता है अपने ट्रैवल टाइम से 1-1.5 हफ्ता पहले, और आपको वो मेल पे फिर आता है या फिर शायद होम एड्रेस पे आता है, कुछ तो ये कॉन्सेप्ट है। बट आपको जब आप लैंड कर जाते हो अपनी टोक्यो पे या ओसाका में जापान में, तो आपको जापान रेल पास आप इशू नहीं करवा सकते हो। आई थिंक मार्च या अप्रैल 2023 से पहले जापान रेल पास बहुत सस्ता हुआ करता था, मगर उसके बाद इन्होंने 2.5 टाइम्स इसके रेट बढ़ा दिए। तो जैसे ही वो 2.5 टाइम रेट बढ़े हैं, मुझे लगा नहीं कि वो वैल्यूएबल होगा हमारे लिए, और ये रिसर्च जो थी वो हमारी वैलिड भी रही कि वो वैल्यूएबल हमारे लिए इतना नहीं था। अगर मैंने अभी सिंस मैंने जापान रेल पास नहीं लिया था, तो मोटा मोटा हम कैलकुलेट कर रहे थे, हमने 10,000 येन पर पर्सन बचाया है अपना। और
एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा टाइम कुछ भी नहीं लगा है हमारा, मतलब उतने Correct. टाइम में, उतने में जितना टाइम हमें जेआर पास में टिकट इशू में लगता है उतना ही हमें नॉन जेआर पास टिकट इशूएंस में टाइम लगा है। तो मोटा मोटा मेरा ये कहना है कि जेआर पास जो है लेना है आप ले सकते हो, बट हमने नहीं लिया था और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस हमने पैसा भी कमाया है। बचाया तो ये था, कमाया हाँ, नहीं। बचाया है, सॉरी। तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी जो हमने एक्सप्लोर किया यहाँ पे आगे, कि आप क्या कर सकते हैं। एक जेआर वेस्ट लाइन पास बनता है, अगर आपको हिरोशिमा जाना है या आपको मियाजिमा आइलैंड जाना है, तो वहां जाने के लिए आपको वो पास काम आएगा। वो 5 दिन का पास बनता है, जिससे आपका ओसाका, क्योटो, नारा, एयरपोर्ट वाली लाइन, हिरोशिमा, ये सारा कवर हो जाता है। तो आप उस पास को भी खरीद सकते हो, क्योटो से भी खरीद सकते हो आप। तो जब आप क्योटो पहुंचोगे तो आप उसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो उसको ऑनलाइन खरीदने का लिंक अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप वहां से उसको ऑनलाइन खरीद लेना। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 18 तारीख से अपनी ट्रिप शुरू करनी है, तो आपने अगर 18 तारीख की बुकिंग डाली तो आपको वो पास 18 को ही कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 19 को जाते हो अपना पास कलेक्ट करने के लिए तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो अब मोटा मोटा कंपैरिजन कर देते हैं जेआर पास और जेआर वेस्ट पास का। जेआर पास आपका पूरे जापान में चलेगा, जेआर वेस्ट पास आपके सिर्फ वेस्टर्न रीजन ऑफ जापान में चलेगा, जिसमें अगर आप फर्स्ट टाइमर एज अ टूरिस्ट आ रहे हो, आप वेस्टर्न लाइन ही सारी कवर करोगे, जिसमें आपकी क्योटो, ओसाका, हिरोशिमा और हिरोशिमा के बिल्कुल पास में एक आइलैंड है मियाजिमा और नारा, ये 5 सिटीज आपकी, एक कोबे करके भी है, ये 5-6 सब कवर हो आपकी जाएगा। कवर हो जाएंगी। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप जेआर वेस्ट पास लेना, जिसकी कॉस्ट है 17,000 येन पर पर्सन। अगर मैं इंडियन रुपीज में, हमारा जो अभी कटा था वो था 10,032 रुपए इंडियन रुपीज में पर पर्सन का कटा था। ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, नहीं तो आप किसी भी वेस्ट लाइन की किसी भी सिटी में आप जैसे ही लैंड करोगे, वहाँ पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर पे चले जाना, वो आपको समझा देंगे आपको पास कहाँ से लेना है और आपको एक्टिवेट कैसे करना है, वो प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे आपको। करेक्ट। जो वो जेआर वेस्ट पास था उसने हमारे काफी सारे पैसे बचाए, और वो ये है मेरी जेब में भी रखा हुआ है, 5 दिन के लिए वैलिड है। तो आप इस हिसाब से इसको प्लान करके आगे बढ़ सकते हो, इससे आपके पैसे बच जाएंगे। इसको कांसाई रीजन बोलते हैं, वेस्ट पूरे रीजन को। तो पूरे कांसाई रीजन और हिरोशिमा चलता है। हाइलाइट्स अगर आप कहेंगे तो एक आईसी कार्ड हाईलाइट है, एक 3 डे टोक्यो पास हाईलाइट है, एक आपका जेआर वेस्ट लाइन पास हाईलाइट है। तो ये 3 मेन आपकी हाईलाइट है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल। ये 3 चीजें आपका पूरा ट्रैवल कवर कर लेगी। अब बुलेट ट्रेन का हमने ऑलरेडी बात कर दी है कि हमने बुलेट ट्रेन 3 जगह पकड़ी पर बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था यार। मतलब इमेजिन करो कि देखो यहाँ पे ना लोग कितने 300, 400 किलोमीटर दूर डेली काम करने जाते हैं। वो क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि इतना एफिशिएंट फास्ट मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है, जो आपको, हमने कल कितने 300 किलोमीटर का हमारा ट्रैवल था, 1.25 घंटे में पहुंच गए हम। मतलब इमेजिन द स्पीड। तो हमने बुलेट ट्रेन पे बहुत डिटेल में कवरेज की है। अब आ जाएगा लिंक? हाँ, अब आएगा लिंक। तो आप जाके उस बुलेट ट्रेन के ब्लॉग को देख लेना, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था हमारा। तो हमने बुलेट ट्रेन बेसिकली 3 जगह यूज करी है। एक हमने करी थी फ्रॉम टोक्यो टू क्योटो, ओसाका टू हिरोशिमा, हिरोशिमा टू ओसाका, ये 3 जगह हमने। और अभी जब हम एयरपोर्ट आए तो ये इनकी दूसरी लाइन है, विच इज नॉट शिनकानसेन, बट इट इज ऑल्सो वेरी हाई स्पीड ट्रेन लाइन। तो इससे हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। ठीक है जी। अब तो हमारी हमारा बुलेट ट्रेन हो गया। हाँ, अब इससे पहले गगन डिटेल में आइटनरी बताया, मैं आपको ना कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं बताना चाहता हूँ। फर्रा है भाई, फर्रा में सबसे पहले क्या है कि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। आप हर दिन जापान में कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे। ट्रेन खुलने का सिस्टम, बंद होने का सिस्टम तो बहुत बढ़िया रहेगा अपने आप में। हर चीज यहाँ ऑन टाइम चलती है, बस ऑन टाइम, 1 सेकंड का इधर से उधर फेरबदल भी नहीं है भाई। जो शिनकानसेन लाइन की बुलेट ट्रेन है उसका एवरेज डिले टाइम आज तक का 57 साल का लेस देन 1 मिनट है। 57 सालों के बुलेट ट्रेन 59 ईयर्स, सॉरी, बुलेट ट्रेन को है 59 ईयर्स में उनका एवरेज डिले टाइम लेस देन 1 मिनट। दूसरा, बसेस में भी है, इतनी हाई टेक है, ये पता लगता है कि बस कब अराइव होने वाली है। अगला, यहाँ पे आपके कॉइन लॉकर्स हैं। अगर आपके पास ज्यादा लगेज है आप, और जो प्रॉब्लम मेरे को एक लगी, इकलौती प्रॉब्लम जो लगी कि यहाँ पे साला होटल में चेक इन टाइम बड़ा लेट है। मिनिमम 3 बजे से शुरू होता है और 5-6 बजे तक लोग चेक इन अलाउ करते हैं। पीएम की बात कर रहे हैं। पीएम 3 बजे दोपहर से लेके शाम के 5 बजे के बीच में ही चेक इन होगा। उससे पहले चेक इन ही नहीं देते। टाइम के इतने पंक्चुअल है कि 8 मिनट पहले हम बैठे हुए थे होटल में, दीदी कहती नहीं, इट्स स्टिल 8 मिनट्स वेट। कमाल हो गया।
तो उस केस में आपको क्या चाहिए था, लॉकर चाहिए होता है। तो जगह जगह कॉइन लॉकर है, उसमें अपना सामान डालो सस्ते में और घूमो फिरो, ताकि आप लगेज फ्री घूम सकते ताकि आप हो। लगेज अपना वहाँ पे स्टोर कर लो और पूरी पहले सिटी एक्सप्लोर करो, फिर शाम में आकर अपना चेक इन कर लेना। अगली ऑब्जर्वेशन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूट है तो गूगल मैप बहुत अच्छे से यूज करना, पर यहाँ का गूगल मैप ना बहुत डिटेल्ड है, सब कुछ बताता है कितने स्टेशन है, किस नंबर से एग्जिट करना है, कितना डिले टाइम है, सब कुछ बताता है। तो गूगल मैप बढ़िया यूज करना, इंटरनेट चाहिए होगा आपको, और गूगल मैप के बाद भी लोगों से पूछते रहना, क्योंकि जापानीज आपको समझ में नहीं आती और हर चीज जापानीज में लिखी हुई है। अगला है यहाँ पर हमारी कुछ और ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर ना जगह जगह वेंडिंग मशीन है जो 24/7 ओपन है, रोड के किनारे पे, गली कूचे में, मॉल के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर। वेरी इजी टू यूज। जितने ड्रिंक, कॉफी शॉफी जो पीना है आपको आराम से इसमें से निकाल के पी लो। गेमिंग जोन, भाई लोग क्रेजी हैं यहाँ एनिमेशन कैरेक्टर्स को लेके। एनिमेशन के लिए तो वो छोटे छोटे से गेम्स आपको जगह जगह, बड़े बड़े मॉल देखे हमने जो पूरे गेमिंग जोन मल्टी स्टोरी मॉल सिर्फ गेमिंग के लिए, और बूढ़ा बुजुर्ग और प्रॉपर ऐसे सूट बूट में है, बंदे ऑफिस जा रहे हैं, बीच में गेम खेलते खेलते जा रहे हैं। बुजुर्ग बोले तो जिसकी कमर झुकी हुई है वो भी गेम खेल रहा है जाके वहां पे। अगला हमारा यहाँ पर था ट्रांसलेटर ऐप। ट्रांसलेटर ऐप अपने फोन में जरूर डाल लेना, क्योंकि उसकी जरूरत आपको अक्सर पड़ जाएगी। पर लोग इतने प्यारे हैं, उनको आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही ना, स्टेशन का नाम समझ में आ रहा है तो छोड़ने चले जा रहे हैं। हाँ, जैसे एक छोटा सा इंसिडेंस, मैं ऐसे जा रहा था, एक बंदा एग्जैक्ट ऑपोजिट जा रहा है, मैंने उससे रास्ता पूछा, मेरे साथ उल्टा चल दिया लगभग 1 किलोमीटर और छोड़ के आया मुझे। मैं कमाल है यार, बहुत ही बढ़िया लोग हैं। अब हम आ जाते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट इज, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। अब हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले करेंसी बता देते हैं, फिर मैं आइटनरी पे आऊंगी। करेंसी बोले तो एक्सचेंज। एक्सचेंज हमने कैसे करा? हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप यूएस डॉलर कैरी करके चलें। अगर आपके पास डिजिटल कार्ड है, इंटरनेशनल डिजिटल कार्ड है, आप वो भी ले सकते हैं। जैसे आजकल बड़े फेमस चलो नियो ग्लोबल कार्ड है, वो बड़ा फेमस हो रहा है, बोले स्कैपिया बड़ा फेमस हो रहा है, वो ले सकते हो, बढ़िया कार्ड है। आप अगर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करते इंटरनेशनली, 7 लाख से अंडर अगर आपका साल भर का खर्चा रहता है तो आपके लिए बढ़िया कार्ड रहेगा। हमने अप्लाई किया था पर हमारा डिलीवर नहीं हो पाया। मे बी नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप में आप हमसे और ज्यादा बेनिफिट सुनोगे नियो के, कि अच्छा या बुरा, हम अगली ट्रिप में बता पाएंगे, पर अभी रिसर्च के हिसाब से अच्छा कार्ड है। और अगर आपको यूएस डॉलर खरीदना है, आपको बढ़िया रेट चाहिए, एजेंट का नंबर चाहिए, अगेन हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। हमारा जो बंदा है वो काफी बढ़िया रेट देता है, हमारा रेफरेंस दे देना, तो शायद और बेटर रेट आपको दे देगा। हमारा कोई कमीशन नहीं है, आपको हेल्प कर रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर एरिया में, दिल्ली एनसीआर एरिया में वो सर्विस देता है, बढ़िया बंदा, उससे ले लेना। अब बात आ जाती है हमारी आइटनरी की। आइटनरी की कर लेते हैं। ये तो करेंसी में यही था कि हम यूएसडी कैरी करते हैं, थोड़ा सा बेस जो होता है फेयर, आप वो जो भी पहला स्टेशन एयरपोर्ट में लैंड करें वहाँ पे बेस फेयर आप अपना एक्सचेंज कर लो, और उसके बाद सिटी में जो बचा कुचा होगा वो सिटी में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप एक्सचेंज करा लेना। नहीं तो यहाँ पर जगह जगह कार्ड्स चलते हैं। हाँ, आपका इंटरनेशनल कार्ड बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जापान फुली डिजिटल। अब हम बात करते हैं आइटनरी की इन डिटेल। तो आइटनरी मोटा मोटा क्या थी हमारी 8 दिन की, 4 दिन का टोक्यो में बता देती हूँ। डे 1 पे जब हमने लैंड करा तो हमने जो मॉडर्न साइड ऑफ टोक्यो था वो एक्सप्लोर करा है। आपको डे 1 का ब्लॉग यहाँ पर दिख रहा होगा। तो उसमें क्या क्या करा था हमने, बेसिकली जो सिटी जो लाइफ थी, क्योंकि जो मेरा एरिया था वो बिल्कुल ही शिबुया सेंटर के पास था, तो हमने वो स्क्रैम्बल, आपको पता होगा स्क्रैम्बल क्रॉसिंग, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो ये हमने जो डे 1 पे थी वो हमने सारी कवर कर ली। उसके बाद डे 2 मेरा बुक था डिज्नीलैंड का। तो डिज्नीलैंड में ऑलरेडी प्री बुक था, वो मैंने क्लूट से ही कराया था, और उसका पर पर्सन की जो मेरे को टिकट पड़ी थी वो पड़ी थी 5,000 रुपये, इंडियन रुपीज़ की बात कर रही हूँ मैं, और 2 बंदों की हमारी 10,000 रुपये की थी। तो फुल डे का इतना मजा आया, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था डिज्नीलैंड में ना। आपको एस्थेटिक्स, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सॉफ्टनेस, हाँ, और क्या बोलते हैं वो, अगर आप कार्टून पसंद करते हो तो आप तो यू विल गो मैड यार, क्या ही जगह है वो। और हमने इतना ढंग से एक्सप्लोर किया, हमने उसका प्रायोरिटी पास नहीं लिया था। उनकी ऐप में कुछ फीचर थे, हमने वो यूज किए थे, जिसके बारे में डिटेल में हमने डिज्नी वाले व्लॉग में बताया। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप हर व्लॉग ना, हमारा हर डे का हमने व्लॉग बना। जैसे डे 1 का गगन बता रही है हमने क्या क्या कवर किया, क्या क्या लर्निंग्स थी, डे 2 में डिज्नी कवर किया। तो आप पूरी सीरीज देखना, एक एक व्लॉग देखना, हर व्लॉग में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपको ना अपनी ट्रिप प्लान करना इतना आसान हो जाएगा, आप बोलोगे कि यार आपने बैठे बैठे हमारे सारे ट्रैवल एजेंट के पैसे बचा दिए, इतना मजा आ जाएगा। तो डे 2 हमारा डिज्नीलैंड हो गया था, बहुत मजेदार। डे 3 फिर गगन हम कहाँ गए थे? गगन अपनी आइटनरी निकाल रही है।
डे 3 में एक्चुअली हमने कवर करा था एंशियंट साइड ऑफ टोक्यो, सेंसोजी टेम्पल। सेंसोजी टेम्पल सेंसोजी टेम्पल था मेरा, नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ टोक्यो पड़ता है ये बेसिकली, तो उसमें मेरा सेंसोजी टेम्पल कवर था। और एक यहाँ पर बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है जिसको बोलते हैं अकिहाबारा, वो हमने कवर किया था, उसके अलग से व्लॉग बनाया था हमने। और एक था पार्क था यहाँ पे यूनो पार्क, वो भी हमने कवर किया था, जिसमें जू भी है बेसिकली, नेशनल म्यूजियम भी है। तो वो सारी चीजें हमने डे 3 में कवर कर ली। तो डे 1 में हमने कवर किया मॉडर्न टोक्यो, डे 3 में हमने कवर करा एंशियंट साइड ऑफ टोक्यो, जैसे मंदिर वगैरह इंक्लूडेड थे। फिर आ गया जी हमारा डे 4, जिसमें हमने कवर किया था माउंट फूजी, और उस दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। माउंट फूजी के लिए हमने एक दिन पहले ही बस बुक कर ली थी। अगर आपके पास JR पास है तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, माउंट फूजी के लिए ट्रेन भी चलती है। बट हमारे पास JR पास नहीं था, और बस जो होती है वो सस्ती होती है, तो हमने क्या किया था, माउंट फूजी हमने कवर किया था बाय बस, जिसकी हमें कॉस्ट पड़ी थी 8800 येन फॉर बोथ ऑफ अस। और आना जाना था इसमें। तो इसमें हमारा जो मेन स्टेशन था टोक्यो, वहां से आपको बस मिल जाएगी टिल माउंट फूजी तक के स्टॉप तक आपको बस मिलेगी। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन डायरेक्ट माउंट फूजी तक की नहीं है, एक स्टॉप तक की वो ट्रेन है जो JR लाइन से कवर्ड है। उस स्टॉप से माउंट फूजी का जो भी स्टॉप है वहाँ के लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा, वो JR पास में इंक्लूडेड नहीं होता, जिसकी कॉस्ट शायद कुछ 1100 या 1200 येन पर पर्सन होती है, पर ट्रिप की कॉस्ट होती है वो। ठीक है, तो अगर आप ट्रेन से आओगे तो 2 बदलनी पड़ेगी, बस से आओगे तो आपको डायरेक्टली एक लेनी पड़ेगी माउंट फूजी। और उस दिन जो था क्लाइमेट इतना साफ था कि माउंट फूजी ही क्लियर भी बहुत अच्छा, जिस गली कूचे से निकल रहे वहाँ माउंट फूजी दिख रहा था। हमने पूरा जो एरिया था फूजी का, जनरली लोग बस से ट्रैवल करते हैं, एक बस चलती है वहाँ पे, हर स्टॉप के आपसे 220 येन लेती है। हमने वो 2-2.5 घंटे पूरा वॉक करके निकाल दिया, और हमें इतना मजा आया वहाँ पे वॉक करके। इसीलिए बोल रहा हूँ हर दिन का व्लॉग जरूर देखना, आपको मजे, मतलब वादियां दिखेंगी, ज्ञान मिलेगा, मजा आ जाएगा। तो वो एक पार्क है जहाँ पर माउंट फूजी का, वो उसमें नाम भूल गई उसका, आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। जैसे ही आप बस स्टॉप पे उतरोगे वहां से आप बस कर लेना, वो एक लास्ट स्टॉप है पार्क, वहां पर आपको उतार देगी, 220 येन लेगी पर पर्सन। उस पार्क में आप आराम से टाइम स्पेंड करना। वहाँ पर वो एक नदी सी भी थी, लेक, बहुत प्यारी लेक भी थी वहाँ पर। जगह का नाम भूल जाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नाम है। जिस जगह में हम लोग थे, के से कोई नाम था, उसी वही नाम उस लेक का था। तो नाम स्क्रीन पे वहाँ सब बताए होंगे, यहाँ स्क्रीन पे भी लिखने की कोशिश करेंगे, पर नाम आप व्लॉग में रेफर करना, बड़े कॉम्प्लेक्स नाम है। तो आप वहाँ पर उतर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ से, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी वापसी के लिए आप बस लेना, फिर वापसी आपको आई थिंक 2-2.5 घंटे लगेंगे स्टेशन तक आने के लिए, और आप मटकते आराम से घूमते फिरते आना। रास्ते में आपको गंडोला राइड भी मिलेगी, आप गंडोला राइड भी कर सकते हो, टॉप व्यू पे जा सकते हो, वहाँ पर आपको माउंट फूजी का और अच्छा व्यू दिखेगा। नहीं तो आप लेक व्यू में बोटिंग भी कर सकते हो। और एक और चीज है, अगर आपको ये, जैसे हमने ये खुद प्लान करा था, अगर आपको ये खुद प्लान नहीं करना, आपको एक वीजा एजेंट के, ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसकी मोटा मेरे को क्लूप में जो कॉस्ट दिख रही थी वो पर पर्सन $100 दिख रही थी, तो मुझे लगा नहीं कि हम $100 हमने बहुत पैसा बचाया। हम दोनों का मिला के $100 भी नहीं लगा होगा, सिर्फ थोड़ा सा कम ही लगा होगा, तो हमने लगभग $100 बचा लिए खुद प्लानिंग करके। तो माउंट फूजी में आपको मेरे हिसाब से ट्रैवल एजेंट की जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा टोक्यो के बाद हम लोगों की अगली सिटी थी क्योटो। तो जो क्योटो था वो और शांत, पॉजिटिव और लेस हसल बसल साइड ऑफ जापान थी। तो क्योटो तो बहुत ही सुंदर जगह थी। हम क्योटो में लगभग 1.5 दिन थे। क्योटो में जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छे टेम्पल है जिनके नाम ऑफ कोर्स मुझे याद नहीं होंगे। हम उन टेम्पल्स में गए थे, वहाँ की मार्केट हमने एक्सप्लोर की थी, वहाँ के पार्क्स हमने एक्सप्लोर किए थे। क्योटो में हमें बहुत मजा आ गया था। क्योटो में हम 1.5 दिन थे। हाँ, क्योटो के बाद हम लोग फिर आ गए थे ओसाका। तो क्योटो में बेसिकली मोटा बता दी, जिसमें एक आरिशियामा बैम्बू ग्रूव करके है जो बहुत फेमस है, आप वहाँ जा सकते हैं। एक गोल्डन टेम्पल है, आप वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद एक फिशुमी नारी है जो हमने सेकंड डे सुबह कवर कर लिया था, क्योंकि वहाँ पर जो ऑरेंज कलर के गेट्स हैं, तोरी गेट बोलते हैं ना उनको, हाँ, वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो बेसिकली आप ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। निशिका मार्केट आप जा सकते हैं। और हमारा जो BNB था वो भी बहुत अच्छा, BNB के बारे में बाद में बताऊंगी मैं आपको। तो क्योटो में ये आप 1.5 से 2 दिन कवर कर सकते हैं। बहुत सुंदर साइड है, टोक्यो से बिल्कुल अलग है क्योटो। और क्योटो जो है बोलते हैं कि पुराना फर्स्ट इनिशियल कैपिटल ऑफ जापान, वो जापान का बहुत सुंदर है। टोक्यो से बिल्कुल अलग है। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, अगर आपको कल्चरल साइड और देखनी है, तो आप और टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं क्योटो में। ये हमारी रिकमेंडेशन रहेगी। ऐसे बोलते हैं क्योटो में 1000 से भी ज्यादा श्राइन्स हैं। हाँ, तो आप एक हर श्राइन बहुत सुंदर है। आप जाके वहाँ बहुत बढ़िया श्राइन्स में फोटोज खिंचाएं, वीडियोस बनाओ। और वहाँ पर आपको हर बंदा ट्रेडिशनल जापानीज कपड़ों में ही नजर आएगा। वो इतने सुंदर लग रहे थे देखने में, वो बड़ा मजा आया। क्योटो बहुत अच्छी
ट्रिप रही है हमारी। उसके बाद फिर और हम उसी दिन हम नारा की तरफ निकल गए थे। नारा निकल हाँ, गए थे। जिसका हमारा कॉस्ट लगी थी 1400 लगी थी ना येन पर पर्सन। हाँ 1400 येन नहीं 1300 येन पर पर्सन लगी थी हमारी कॉस्ट। वो अगर आपके पास JR पास होगा तो उसमें इंक्लूडेड होगी, या फिर अगर आपके पास वेस्ट लाइन का JR पास होगा वो भी इंक्लूड होगा। वो हमें तब तक पता नहीं था, इसलिए हमें एडिशनल कॉस्ट वो बियर करना पड़ा। नारा वाज आल्सो वेरी अमेजिंग। 3 घंटे का था आई थिंक हमारा नारा। 3-4 घंटे दो थे। जगह गए थे, टोडाई जी आई थिंक टेम्पल है, टोडाई जी नाम है शायद। एक टेम्पल गए थे, पैदल पैदल आप जा सकते हो। दूसरा था एक डियर पार्क। ये 2 जगह गए थे, बिल्कुल आसपास ही था। आराम से आप 2-2.5 घंटे में कवर करके शाम की आप ट्रेन लेकर वापस आ सकते हो क्योटो। उसके बाद था हमारा नेक्स्ट डे ओसाका, जिसमें हम फिर से 1.5 दिन थे। हाँ ओसाका में लगभग हम 1.5 दिन थे। ओसाका में हमने वही वहाँ पे उनकी मार्केट एक्सप्लोर की, बड़ी सुंदर सी मार्केट, इनके श्राइन्स। हाँ शिनकाई ऐसे कोई नाम है, शिनकाई मार्केट। इनके टेम्पल्स बहुत सुंदर है। टेम्पल्स हमने कवर किए, श्राइन बोलते हैं जिनको, ऑफ कोर्स बुद्धिज्म रिलीजन रिलेटेड है। श्राइन हमने कवर किए, नाइट लाइफ हमने एक्सप्लोर की ओसाका में। फिर हमने ओसाका से डे ट्रिप बना लिया हिरोशिमा का। हिरोशिमा हमें जाना ही था क्योंकि हमेशा सुना था हिस्ट्री में कि हिरोशिमा पे बॉम्ब अटैक हुआ, न्यूक्लियर अटैक हुआ, फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड जिसने न्यूक्लियर अटैक देखा। हमें उसके रून्स देखने थे, अब कितना डेवलप हो गया वो देखना था। तो हमारा फुल डे ट्रिप प्लान हुआ था हिरोशिमा का, जो हमारा लगभग एंड हो गया था शाम को 6 बजे। तो हम 8 बजे के आसपास वापस ओसाका पहुंच गए थे। और हिरोशिमा में हमने एक और आइलैंड कवर कर लिया था जिसको बोलते हैं मियाजिमा आइलैंड। हाँ। जैसे ही आप हिरोशिमा में लैंड करोगे, उतरोगे अपने बुलेट ट्रेन से, आपको टूरिस्ट काउंटर दिख जाएगा। टूरिस्ट काउंटर से इन्फॉर्मेशन ले लेना मियाजिमा आइलैंड के लिए। वैसे आपको वो ब्लॉग में लिंक में भी दिख जाएगा कि कैसे कैसे जाना है। आपको एक ट्रेन पकड़नी है, उसके बाद आपको फेरी पकड़नी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपके वो JR वेस्ट लाइन पास या फिर JR पास में इंक्लूडेड होगी। अगर आपने दोनों में से कोई भी पास नहीं लिया है तो आप इंडिविजुअल टिकट्स भी ले सकते हो मियाजिमा जाने के लिए। मियाजिमा मोटा मोटा हमें 2 घंटे लगे थे, 2 घंटे में आराम से कवर हो गया। फिर उसके बाद हम वापस आ गए हिरोशिमा। हिरोशिमा में हमारे पास JR वेस्ट लाइन का पास था। तो एक सिटी बस चलती है रेड, ऑरेंज, ग्रीन और लेमन कलर की, जिसमें आप वो 2-3 जगह कवर कर सकते हो। जिसमें एटम टॉम था, एटम बॉम्ब, पीस मेमोरियल पार्क था, हाँ, सब इंक्लूडेड था। और जो वो रेड और जो बस बता रही गगन, वो सारी JR पास में इंक्लूडेड थी हमारी। हाँ। तो उसका हमें एडिशनल कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ा। तो ये मोटा मोटा हमारा आइटनरी ऑफ इंटायर जापान हो गया। अगेन आई विल से कि एक ब्लॉग देखना बहुत अच्छा लगेगा। अब कुछ और चीजें आपसे बात करनी थी। सबसे पहले सेफ्टी की बात करते हैं। जो जापान है ना, वो अल्ट्रा सेफ है। मतलब अभी तक हम, ये हमारी 17th कंट्री है, 17th कंट्री हम घूम रहे हैं। मेरे हिसाब से जापान इज द मोस्ट सेफ, सिक्योर्ड, एडवांस कंट्री वी हैव एवर बीन इन, इवन बेटर देन सिंगापुर। ठीक, अभी रिसेंटली सिंगापुर भी होके आए हैं, तो बहुत सेफ है। अगर आप सोलो वुमेन ट्रैवलर हैं, सोलो मेल ट्रैवलर हैं, यू आर कम्प्लीटली सेफ। बात सेफ्टी की कर ही रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको ना ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। जापान वीजा के लिए आपको मैंडेटरी नहीं है ट्रैवल इंश्योरेंस, पर हमने लिया था। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, तो ट्रैवल इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, और नहीं तो आप हमें DM कर देना वेजी वॉन्डर इंस्टाग्राम पे, हम आपको लिंक भेज देंगे। बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। आपकी जो पूरी ट्रिप रहती है वो ज़्यादा पैसा नहीं लगता। जैसे हम दोनों का 2 बंदे का, हमारी जैसे 4 कंट्री इंक्लूडेड थी, तो हमारा सिर्फ 750 रुपये एक बंदे का लगा है। चारों कंट्री का एक बंदे का 750 इंडियन रुपीज लगा है। तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता आपको ट्रैवल इंश्योरेंस। तो बजट की बात अगर करते हैं, सबसे पहले फ्लाइट बजट गगन बता चुकी है, करेक्ट? हाँ। अगला आपका क्वेश्चन आता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का बजट। ट्रांसपोर्टेशन का हमारा सब कुछ मिला के मोटा मोटा हम दोनों का लगा है 80,000 येन। तो आप उसको कन्वर्ट करें, लगभग बैठेगा 45 से 50,000 इंडियन रुपीस के आसपास, प्लस 10,000 और मान लो IC कार्ड वगैरह का भी मान लो। हाँ, तो इतना हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगा। अगली मेजर कॉस्ट आती है फूड की। फूड में हमने क्या किया, हम बहुत सारा पैक्ड फूड घर से लेके आए थे। जैसे हल्दीराम की दाल, राइस वाइस, वो सब लेके आए थे, भेलपूरी वो सब लेके आए थे। तो आप वो खा सकते हो। उससे आपको, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। और आपको ना जापान बहुत एक्सपेंसिव है, इवन एक्सपेंसिव देन यूरोप। हम यूरोप भी होके आ चुके हैं, उससे भी ज्यादा महंगा जापान हमें लगा। तो आप वहाँ पैसा बचा सकते हो। नहीं तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको खाने के बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको जो एवरेज मील कॉस्ट जापान में पड़ता है वो आपको लगभग पड़ेगा 1000 से लेके 1500 जापानीज येन के बीच में एक मील ऑन एन एवरेज। ये उससे ऊपर भी जा सकता है, पर इतना आपको ऑन एवरेज पड़ेगा ही पड़ेगा। मील के बाद हमारा अगला खर्चा, मील पे ही एक पॉज लेते हैं। जापान में आपको वेज फूड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, बट बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा और महंगा भी मिलेगा। हाँ।
ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। आप बट जैसे generally- 7-Eleven, हाँ, लॉरेंस correct। में भी आप स्टोर देखोगे ना, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा कि हर एक चीज में आपको अंडा या फिर फिश ऑयल ये या चीज इंक्लूडेड पॉक होंगी। और आपको इनसे मिलेगा 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर से ब्रेड मिल जाएगा, बटर मिल जाएगा, जैम मिल जाएगा, आप उस पर रिलाय कर सकते हैं। लेकिन आपको अदरवाइज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ के जाना पड़ेगा। वेज खाना जनरली उतनी इजीली नहीं मिलता, इसीलिए हम बहुत सारा पैक करके लाए थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब बात करते हैं मेजर एक्सपेंस में होटल की। तो होटल में कितना हमारा बजट होटल लगा? में जैसे हमारा टोक्यो में होटल था और जिसमें किचन, छोटी सी किचन इंक्लूडेड थी, वो मेरे को पड़ा था फॉर 4 नाइट्स 15,900, 14,900 सॉरी, तो 15,000 लगा लो आप। दूसरी हमारा स्टे था क्योटो में। क्योटो का हमें पड़ा था येन में, हमने वहीं पर ही पे करा था। वो हॉस्टल था बेसिकली, और उस हॉस्टल में हमारा किचन वगैरह इंक्लूडेड थी, तो हम खाना वाना गर्म कर सकते थे, मैगी बना सकते थे। हाँ, वो हमें मिला था 9,000 येन, 9,400 फॉर 2 नाइट्स। हाँ, फॉर 2 पीपल फॉर 2 नाइट 9,400 येन। उसमें पर बेड वाला सिस्टम था, तो अगर हम 2 नहीं होते तो हमारा खर्चा कम हो जाता। तो वो रूम वाला सिस्टम नहीं था कि रूम में अगर 1 हो चाहे 2 उतना ही खर्चा लगता है, वो वाली बात नहीं थी। तो वहां आप पैसा बचा सकते हो। हॉस्टल चूज करो, बहुत क्लीन, साफ सुथरा, बढ़िया, में कोई प्रॉब्लम नहीं। शेयर्ड बाथरूम थे, सब कुछ था, लेकिन इतना क्लीन था कि आपको कभी ऐसा हाइजीनिक प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो आप हॉस्टल कंसिडर कर सकते हो अगर आप कन्फाइंड स्पेस में रह पाते हो तो। उसके बाद हम आते हैं ओसाका में। ओसाका मेरा 2 दिन का जो खर्चा था वो था 3,500 इंडियन रुपीज। वो एक जापानीज स्टाइल का होटल था, जिसमें भी बाथरूम वगैरह वो शेयर था, क्योंकि जापान इज वेरी कॉस्टली, तो इसलिए हमने थोड़ा सस्ते बजट वाले हमने हॉस्टल या होटल्स लिए थे। तो ये हमने 3 दिन मतलब 3 जगह का स्टे किया था, और मोटा मोटा मैंने आपको इसका प्राइस बता दिया। तो होटल हो गया जी हमारा टिक, बजट पूरा कंप्लीट टिक हो गया ना। आपको खाने का बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन बता दिया, तो आपको कंप्लीट बजट हमने बता दिया कि हमारा जापान ट्रिप का बजट मोटा मोटा कितना लगा था। तो इस हिसाब से आप इसको प्लान कर सकते हो। तो ये हमारी इन टोटलिटी इंफॉर्मेशन थी जो हमने लर्न किया वाइल स्टेइंग इन जापान, वाइल स्पेंडिंग टाइम इन जापान, और हमें बहुत मजा आया। जैसे हमारा अब आखिरी दिन है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम्हारी कैसी फीलिंग है इस जापान ट्रिप के बाद? जस्ट अभी ना मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला है, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी डाल देती हूँ यहाँ पर। मैंने मेरा काम बढ़ा दिया इसने। स्टोरी मैंने यही डाली है कि इतना सुंदर लगा मेरे को जापान की। मैं अगले 2 से 3 साल में फिर से आऊँ। वैसे हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि एक कंट्री कवर कर लिए, अब नेक्स्ट कंट्री में स्विच करते हैं, वो कंट्री फिर से रिविजिट नहीं करना चाहते। बट जापान एक ऐसी कंट्री है कि मैं फिर से वो कंट्री में जरूर आना चाहूंगी। तो इससे पता चलता है कि हमारी फीलिंग्स कैसे हैं। तो ऑन दिस नोट मैं ये बोलती हूँ कि हमने रिसेंटली अभी अपनी ट्रैवल सर्विस स्टार्ट करी, जैसे अरुण ने बताया। तो अगर आपको क्या क्या चाहिए, अगर आपको कोई भी कवर लेटर रिलेटेड सर्विस चाहिए हो, आइटिनरी आपको हमसे चाहिए हो, या कंसल्टेशन चाहिए हो, तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाकर फुलफिल कर सकते हो। हम आपको अकॉर्डिंगली सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा। मेरी भी जापान आकी फीलिंग बहुत ही बढ़िया रही। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कोई एक कंट्री जहाँ आई वांट टू सेटल अपार्ट फ्रॉम इंडिया, वी लव इंडिया, प्राउड भारतीय हैं हम, तो वो दूसरी कंट्री होगी, वो जापान होगी। इतना बढ़िया हमें जापान लगा। सो ऑन दिस नोट वी वुड लाइक टू एंड आवर व्लॉग। हमारा फ्लाइट का टाइम हो रहा है। और अगर अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आप क्लियर नहीं हो पाई है, समझ में नहीं आई है, यू कैन ऑप्ट फॉर ट्रैवल सर्विस। अगर आपको डेडिकेटेड सपोर्ट चाहिए, नहीं तो आपको छोटी मोटी सपोर्ट चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो @veggiewonder, और हम अपना भरकस प्रयास करेंगे आपकी सारी दुविधाएं दूर करने का और आपका ट्रैवल सिंप्लीफाई करने का, क्योंकि हमारा मोटिव है मेकिंग इंटरनेशनल ट्रैवल सिंपल एंड अफोर्डेबल। करेक्ट। ठीक है जी, चलिए तो हम चलते हैं और आपको मिलेंगे हम ताइवान की सीरीज में। करेक्ट। तो ऑन दिस नोट सी यू अगेन इन नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो। बाय बाय। जापान मजेदार था। क्या बोलते हैं बाय को? बाय को तो नहीं पता, बट मुझे वो पता है। थैंक यू को बोलते हैं जापानीज में अरिगातो, और हाय को बोलते हैं कोनिचिवा। तो फिर से हम बोलते हैं कोनिचिवा। बाय दोस्तों।